नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज कई दिन बाद एक बार फिर मैं आपसे सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में बात करना चाहता हूं। आज इस केस में एक नया मोड़ आया। हुआ यह कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने आरोप लगाया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी इस केस से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहा है। बात तो बड़ी गंभीर है। परिवार के वकील ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस की तरह एनसीबी भी पब्लिसिटी के चक्कर में बड़े बड़े फिल्मी सितारों को बुलाकर उनकी परेड कराने में लगी हुई है और सुशांत सिंह मौत के रहस्य पर जांच को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने आज कहा कि जिन फिल्म स्टार्स को एनसीबी बुला रही है उन पर कोई केस नहीं बनता, किसी के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुए। और सुशांत के परिवार की तरफ से दूसरा बड़ा आरोप सीबीआई पर लगाया गया। उनके वकील विकास सिंह ने कहा कि सीबीआई सुशांत की मौत के केस की जांच में ढिलाई बरत रही है। विकास सिंह ने कहा कि सुशांत के केस में फॉरेंसिक जांच कई दिन पहले पूरी हो चुकी है। एम्स की टीम दिल्ली में बैठी है, लेकिन सीबीआई ने अब तक उससे मीटिंग नहीं की। केस की जांच करते हुए सीबीआई को 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन सीबीआई ने एक भी आरोपी को कस्टडी में लेकर पूछताछ नहीं की। यह सवाल उठाए विकास सिंह ने, जो सुशांत सिंह के परिवार के वकील हैं। उन्होंने कहा कि इससे सीबीआई के इरादों पर सवाल उठते हैं। विकास सिंह ने कहा, क्या वजह है कि सीबीआई ने केस के बारे में अब तक कुछ नहीं बताया, एक बार भी प्रेस रिलीज जारी नहीं की। विकास सिंह का कहना है कि जिस धीमी स्पीड से सीबीआई इस केस की जांच कर रही है, उससे अब शक होने लगा है। जिस तरह से एनसीबी एक्टिव हुई है, उससे आशंका बढ़ी है और लगता है कि सुशांत की मौत का सच सामने आएगा भी या नहीं, सच्चाई पता लगेगी भी या नहीं, कोई नहीं कह सकता। और इसके बाद विकास सिंह ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि रिया एक एक्यूज्ड है। एक्यूज के बयान के आधार पर किसी और को आरोपी कैसे बनाया जा सकता है, किसी को भी पूछताछ के लिए कैसे बुलाया जा सकता है। विकास सिंह ने कहा, जिस तरह से पहले मुंबई पुलिस सुशांत के केस को लटका रही थी, अब वही रोल एनसीबी का है। ऐसा लग रहा है कि फोकस सुशांत की मौत के केस पर नहीं, ड्रग्स के केस पर है, जबकि ड्रग्स से सुशांत की मौत के केस का कोई लेना देना नहीं है। विकास सिंह ने यह भी कहा कि अब तक परिवार सब्र कर रहा था, लेकिन अब लगने लगा है कि अभी अपनी बात नहीं रखी तो देर हो जाएगी और यह मामला ऑफ द ट्रैक चला गया है। अगर वक्त जांच को ट्रैक पर नहीं लाया तो फिर न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। कि परिवार को एक कुछ दिनों से एक ये एहसास जैसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टिगेशन को एक ऐसी दिशा में ले जाया जा रहा है जहां पर कि शायद सारी बातें ना आ पाए। जो भी ये इनका जो नारकोटिक्स का एंगल है, नारकोटिक्स के एंगल में जिस तरह से मुंबई पुलिस एक फैशन परेड करा रही थी, उसी तरह से लग रहा है जैसे कि बड़े बड़े स्टार को बुला करके सारा मीडिया अटेंशन उधर ले जाया जा रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बड़े बड़े फिल्म स्टार को बुला करके एक उनसे वो करने का मेरे को तो कोई समझ में नहीं था औचित्य। कोई उसमें कोई इनका कोई ड्रग ट्रेड में लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई लोगों का सिंडिकेट को फाइनेंस करने का केस नहीं है। इन लोगों का अगर कोई बहुत से बहुत केस होगा तो अच्छा, अक्यूज्ड के कहने से किसी का नाम अगर जोड़ा नहीं जा सकता है इतने आसानी से। अक्यूज तो 10 आदमी को बदनाम करना चाहेगी। इस केस में भी अक्यूज ने कहा है कि सुशांत सिंह के लिए ड्रग्स खरीदती थी। अब सुशांत सिंह के मर्जी से खरीदती थी, सुशांत सिंह को मर्जी से देती थी, या सुशांत सिंह के पानी में या उनके चाय में या कॉफी में चुपके से मिला के देती थी, ये सुशांत तो रहे नहीं जो बता पाएंगे। तो इसलिए अक्यूज तो कुछ भी बोल दे, उस अक्यूज के बोलने को तो कोर्ट नहीं मान सकता, ना उसको प्रोसिक्यूशन को मानना चाहिए। नारकोटिक्स के केस में जो एक ऑफेंस होता है वो बिना कोई कॉन्ट्राबैंड या नारकोटिक्स के जहाँ तक कि कोई उनका वो ना हो, सामग्री ना पकड़ाया जाए, तब तक उसमें केस नहीं बनता। और अगर केस बनता भी है तो सिर्फ उनका बनता है जो कि कैजुअल कंज्यूमर है
और कैजुअल कंज्यूमर को प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बहुत से हाईकोर्ट ने क्वैश किया है कन्विक्शन एक कंज्यूमर के लिए लेकर के। अगर रिया अगर सिंडिकेट में इन्वॉल्व थी तो उन पे केस एक बहुत सीरियस बनता है, क्योंकि वो एक फाइनेंसिंग और जो 27A की धारा उन पे लगाई गई है उस पर 10 साल की सजा है। उसमें अगर कोई ना भी पकड़ाया जाए तो भी केस एक बहुत सीरियस बनता है इस इन्वेस्टिगेशन की। वो दिशा जरा घबराने वाली है परिवार के लिए, और ये लग रहा है कहीं ना कहीं एक ये फीलिंग आ रही है कि ये मामला जो है अंजाम तक जल्दी नहीं जा रहा है, और ये एक गंभीर बात है। विकास सिंह ने यह सवाल इसलिए उठाए क्योंकि एनसीबी ने कई सारे फिल्म स्टार्स को बुलाया है। कल जानी मानी फिल्म स्टार दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने इंटरोगेशन के लिए बुलाया है। इसलिए सवाल उठे, क्या इस केस की दिशा को भटकाने की कोशिश तो नहीं हो रही? और विकास सिंह ने बड़ी बात कही कि इन फिल्म स्टार्स के पास से कोई कुछ चीज बरामद नहीं हुई और इनके नाम किसी एक एक्यूज्ड की कॉन्वर्सेशन में आए हैं, तो इन पर केस कैसे बन सकता है? विकास सिंह ने इसके बाद कई सारे सवाल उठाए। सुशांत के परिवार का कहना है कि सुशांत की मौत के केस की जांच में ड्रग कार्टेल का एंगल कहां से आया, ये समझ से परे है। एनसीबी के ओवर एक्टिव होने का मतलब क्या है? विकास सिंह ने पूछा, सुशांत के केस में अगर ड्रग का एंगल है तो सिर्फ इतना है कि रिया ने सुशांत को ड्रग्स दी या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि एनसीबी ड्रग कार्टेल की जांच करे, लेकिन उससे सुशांत के केस को ड्रग्स से जोड़कर जांच में डिले करने की जो कोशिश की जा रही है वो चिंता की बात है। नारकोटिक्स का जहां तक मेरा अभी तक का जो पब्लिक डोमेन में आया है, जो मेरा समझना है, नारकोटिक्स का ये एंगल आ सकता है कि सुशांत को कुछ ड्रग्स दिया जा रहा था बिना उनके मर्जी के, बिना उनके जानकारी के, छुप छुपा के उनके पानी में या कॉफी में किसी तरह से डाल करके। और इस तरह का ड्रग अगर उनको दिया जा रहा था, और मैं तो कहता हूँ अगर स्वेच्छा से भी ड्रग ले रहे थे, तो क्या जब डॉक्टरों के पास रिया ले गई, 5 बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले गई, क्या डॉक्टरों को बताया कि सुशांत ड्रग ले रहे हैं, या स्वेच्छा से या इस तरह से क्लैंडस्टाइन तरीके से? कोई भी इलाज कर सकता है डॉक्टर किसी की मानसिक स्थिति का बिना उसको बताए हुए कि सुशांत को ड्रग दिया जा रहा है और सुशांत के बॉडी में ड्रग है। तो इसलिए ये जो बहुत बड़ी बातें हैं इस मामले की, ये सब मामले ड्रग का एंगल हो सकता है उस एक्सटेंट तक हो। ड्रग का और बड़ा कोई सिंडिकेट भी हो, मेरे को उससे वो बहुत अच्छी चीज़ है, करे एनसीबी करे। अगर सप्लायर कोई मिल जाए, कोई इसमें कोई ड्रग का बड़ा कोई माफिया इन्वॉल्व हो, पकड़ में आ जाए, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश होंगे, क्योंकि हर कोई इस देश में चाहता है कि ड्रग का खात्मा हो, और ड्रग का जो है वो एक हमारे नस्ल को ख़राब कर रहा है। लेकिन जहाँ तक ये एक इस इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा घुमाने वाली बात है, वो ज़रा हम लोग को उसमें ख़राब लग रहा है कि सीबीआई सडनली शांत हो गई है और एनसीबी सडनली बहुत तेज हो गया है। और एनसीबी जिस तरह से बड़े बड़े सितारों को बुला रहा है, और सीबीआई को टाइम भी नहीं मिल रहा है यहाँ मीटिंग करने के लिए, एम्स के साथ डिसाइड करने के लिए कि ये मर्डर है या एबेटमेंट टू सुसाइड है, और उस केस को फिर आगे नहीं ले जाया जा रहा है। इस बात की हमको चिंता है। जिस तरह से मुंबई पुलिस एक परेड करा रही थी, उसी तरह से अब एनसीबी परेड करा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं जो परिवार का मुद्दा था, जो एक सुशांत सिंह राजपूत के मौत का मुद्दा था, उस मुद्दे में कहीं ना कहीं एक ढिलाई समझ लीजिए, या उसका एक इम्पोर्टेंस घटता हुआ समझ लीजिए। अगर इसमें हमको कुछ लगेगा कि हमको अगर कुछ इसमें आज के बाद भी अगर कुछ इसमें अगर समझ में नहीं आता कि इस मामले को कोई एक सही दिशा दिखाई दे रही है, तो हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट में भी जाएंगे और इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि सुशांत के परिवार के वकील ने सीबीआई के बारे में क्या कहा। विकास सिंह ने कहा कि सुशांत की मौत के केस की जांच में सीबीआई की स्पीड जरूरत से ज्यादा धीमी है और एनसीबी की स्पीड जरूरत से ज्यादा तेज है, इसलिए शक तो पैदा होता है। विकास सिंह ने कहा कि 1 महीने से ज्यादा के वक्त में सीबीआई ने एक भी आरोपी को हिरासत में नहीं लिया, एक भी कस्टोडियल इंटेरोगेशन नहीं किया, सीबीआई ने एम्स की मेडिकल टीम से भी मीटिंग नहीं की। ये देरी क्यों? विकास सिंह ने कहा, अगर इसी तरह का रवैया रहा तो फिर मौत का सच सामने आना बेहद मुश्किल हो जाएगा।
कॉन्क्रीट मिला है कि नहीं मिला है, देखिए नॉर्मल सीबीआई इतने बड़े मामले में नॉर्मली प्रेस स्टेटमेंट देती है। आज तक एक भी प्रेस स्टेटमेंट सीबीआई की तरफ से नहीं आया है, जो कि बहुत अजीब है। इतने बड़े मामले में जहां पूरा देश जानना चाह रहा है कि इस केस में क्या हो रहा है, आज तक सीबीआई की तरफ से कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं आया। ये खुद एक गंभीर बात है। और आज के दिन में क्या उन्होंने पाया है नहीं पाया है उसके बारे में खुलासा करें, परिवार को भी तो पता चले कि क्या नहीं पाया है। तो अगर हमको कुछ एक्शन लेना है तो हम एक्शन लेंगे, परिवार की तरफ से हम कोर्ट को मूव करेंगे। लेकिन इस तरह से जो मामला लटका हुआ है, इसमें ना तो हम कुछ कर पा रहे हैं, ना सीबीआई आगे कुछ मामले को आगे बढ़ा रही है। सीबीआई को वक्त आज के दिन से कितने दिन हो गए सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया? आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी 1 महीना हो चुका है, 1 महीना से ज़्यादा हो गया है। तो जहां तक कि इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है कि इस तरह के मामले में जब तक कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं होगा तब तक सच नहीं आ सकती है। आज के दिन में रिमांड पे लेकर के, आज तक रिमांड का एप्लीकेशन तक नहीं पड़ा है। अगर रिमांड पे लेकर के आप कस्टोडियल इंटरोगेशन लेंगे तब पता चलेगा सच्चाई क्या है। सीबीआई की मीटिंग क्यों नहीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हो रही है और उनके साथ क्यों नहीं डिस्कशन हो रहा है? आज के दिन से 1 हफ्ते से सीबीआई टीम यहाँ आके दिल्ली आके बैठी हुई है और एम्स की टीम यहाँ बैठ करके वेट कर रही है उनकी मीटिंग की, और आज तक मीटिंग नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं एक डिले करने का बड़ा एक गंभीर समस्या इसमें उठ रहा है, जिसके लिए परिवार बहुत चिंतित है। और इसके बाद सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह सुशांत सिंह के केस पर आए, जो उनका मेन कंसर्न है। उन्होंने सुशांत केस की जांच करने वाली एम्स की टीम के एक डॉक्टर का हवाला दिया और बड़ी बात कहा कि सुशांत की फोटो देखकर एम्स के एक डॉक्टर ने उनसे कहा था ये 200% मर्डर का केस है, गला दबाकर हत्या की गई है, सुशांत की मौत सुसाइड का केस नहीं है। विकास सिंह ने कहा कि अब सीबीआई को बताना चाहिए कि उसने अब तक सुशांत की मौत को मर्डर क्यों नहीं माना। इस सारे मामले में बहुत पहले मेरे को एम्स के एक डॉक्टर, जो आज के दिन इस कमेटी में है, नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि उनसे मैंने पूछा नहीं है कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए उनका नाम, लेकिन उनको मैंने फोटोग्राफ्स भेजे थे जो मीतू के खुद के खींचे हुए फ़ोटो थे, जो सुशांत की बहन के खींचे हुए फ़ोटो थे। और उन फोटोग्राफ्स को देख करके उन्होंने मेरे से कहा था कि ये 200% डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आज के दिन में ये समझ में नहीं आ रहा कि सीबीआई को इस मामले को अबेटमेंट टू सुसाइड से मर्डर में कन्वर्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों इसमें विलम्ब हो रहा है। आज एम्स की टीम बैठी हुई थी और 5 दिन से सीबीआई भी 6 दिन से आई हुई है, लेकिन उन दोनों की मीटिंग भी नहीं हुई, मीटिंग भी नहीं बुलाई गई। तो कहीं ना कहीं इस मामले को एक डिले करके, और ये लग रहा है जैसे कि जो सही मामला है उसमें परिवार को ये फीलिंग हो रही है कि सही मामले तक जाने की जो है प्रयास, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी आ रही है। और इसलिए इस इच्छा इस मतलब जो एक फीलिंग है परिवार की, उसको बताने के लिए मैंने सोचा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सारे इन्वेस्टिगेशन को वापस ट्रैक पर नहीं अगर आएगा तो ये मामला बिल्कुल ही कहीं ना कहीं ये खराब होता दिखाई देगा। आज सवाल उठता है, क्या वाकई में तस्वीरों को देखकर, तस्वीरों में जो निशान दिखाई दे रहे हैं उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि एक मर्डर था, ये आत्महत्या नहीं थी? विकास सिंह जी जो बयान दिया उसके बारे में हमने एम्स के फॉरेंसिक हेड डॉक्टर सुजय गुप्ता से पूछा। वो इस टीम के हेड हैं और उन्होंने जो बात कही वो चौंकाने वाली है। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि सुशांत के गले पर जख्म के निशान और मौका वारदात को देखकर सुसाइड है या मर्डर है, इस बारे में कोई फैसला नहीं किया जा सकता। किसी निष्कर्ष पर, किसी नतीजे पर पहुंच जाना डॉक्टरों के लिए भी बहुत मुश्किल है, किसी आम व्यक्ति के लिए तो यह नामुमकिन है। एम्स के फॉरेंसिक हेड डॉक्टर सुजय गुप्ता की बात बड़ी है, उनकी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत नाम है उनका, और उनकी बात यह सही लगती है कि तस्वीर देखकर इस नतीजे पर पहुंचना नामुमकिन है कि किसी की मौत सुसाइड है या मर्डर। लेकिन आज सवाल दूसरा है। सवाल यह कि सीबीआई इस मामले में खामोश क्यों है। आज विकास सिंह ने जो सवाल उठाए वो सही है। एनसीबी जिस तरह से फिल्म स्टार्स को समन भेज रही है, उनके फोन मैसेजेस के आधार पर उनसे पूछताछ के लिए उन्हें बुला रही है, उससे सुशांत की मौत का केस तो हवा में लटक गया। जिस केस को लेकर पब्लिक में इतनी उत्सुकता है,
उसकी जांच होने के बजाय दूसरी बातों की जांच हो रही है। लोग तो ये जानना चाहते हैं कि क्या सुशांत ने आत्महत्या की या फिर उनकी हत्या की गई। मुंबई पुलिस ने भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया था और मुंबई पुलिस नेपोटिज्म के नाम पर बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को बुलाने लगी थी। हैरत तो इस बात की है कि शुरू में सीबीआई ने बहुत तेजी दिखाई थी। टीम तुरंत मुंबई पहुंच गई थी, कई अलग अलग टीम्स बनाई गई थी, रोज रोज सुशांत के घर के स्टाफ को बुलाया जा रहा था, घंटों घंटों उनसे पूछताछ की गई है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ, सब खामोश हो गया। एम्स की फॉरेंसिक टीम का दावा है कि उनकी रिपोर्ट तैयार है, पर सीबीआई उसे देखने को तैयार नहीं है। इसीलिए सुशांत के परिवार को शक है, और शक तो राजनीति करने वालों को भी है। क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस को बिहार के चुनाव के लिए गर्म रखा जा रहा है? क्या बिहार का चुनाव होने के बाद सीबीआई सुशांत की मौत के केस को भूल जाएगी? क्या सुशांत की मौत बिहार के इलेक्शन में एक बड़ा इमोशनल इशू बनेगी? सच तो यह कि सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टर तो बिहार में लग चुके हैं। नीतीश कुमार ने भी अपनी पब्लिक रैली में सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिक्र किया था, तो इशू तो बन चुका है। और आज ही बिहार में इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान भी हुआ। अब इस मामले में और गर्मी आएगी। लेकिन मैं आपको बिहार के चुनाव के बारे में बता दूं, बिहार का चुनाव 3 फेज में होगा। पहले राउंड की वोटिंग 28 अक्टूबर को होगी, दूसरे राउंड की वोटिंग 3 नवंबर को, और 7 नवंबर को आखिरी राउंड की वोटिंग होगी। इलेक्शन के नतीजे 10 नवंबर को आ जाएंगे, यानी काउंटिंग 10 नवंबर को होगी। कोरोना के खतरे के बीच ये पहला बड़ा चुनाव होगा, और कोरोना की वजह से चुनाव इस बार बिल्कुल अलग तरीके से होगा। आज मैं बताऊंगा कि कोरोना के कारण कैंपेन में, पोलिंग में, काउंटिंग में क्या बदलाव होंगे। बिहार में अगले 1.5 महीने तक चुनाव की गर्मी रहेगी, लेकिन रंग पहले जैसा नहीं रहेगा, थोड़ा फीका होगा। कोरोना के दौरान कैंपेन होगा, वोटिंग होगी, नई सरकार भी बनेगी, लेकिन इस बार रैलियां, जनसंपर्क, पदयात्राएं, सब कुछ होगा, लेकिन हर जगह कोरोना की बंदिश, तमाम तरह की पाबंदियां होगी, तमाम तरह के नियम होंगे और बहुत सारे बदलाव दिखाई देंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि अगर 7 करोड़ लोग वोट डालेंगे, नेता रैलियां करेंगे, तो कोरोना का खतरा तो बढ़ेगा, इन्फेक्शन तो बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन का दावा है कि बिहार में इलेक्शन का शेड्यूल और तैयारी कोरोना के इन्फेक्शन को ध्यान में रखकर की गई है। अब तक इलेक्शन की शेड्यूल का ऐलान होते ही रैलियों का दौर शुरू हो जाता था, कैंपेन शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ज्यादातर कैंपेन इस बार इंटरनेट के थ्रू होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। रैलियां हो सकती हैं अगर रैली करना चाहें तो, लेकिन 100 लोगों से ज्यादा के इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी। रैली स्थल पर हर आदमी के खड़े होने का निशान बनाया जाएगा। अब सोचिए, 100 लोगों के लिए रैली कौन करेगा, और करने की सोचे भी तो इतने पापड़ कौन बेलेगा कि हर आदमी के खड़े होने की जगह मार्क लगाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। इलेक्शन कमीशन ने रोड शो की इजाजत भी दी है, लेकिन रोड शो में सिर्फ 5 गाड़ियां होंगी और किसी गाड़ी में 4 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। अब सोचिए कि इलेक्शन की रंगत कैसे होगी। अब तक नेता नॉमिनेशन के वक्त अपनी ताकत दिखाते थे, गाड़ियों का काफिला, सैकड़ों गाड़ियां, रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर, हजारों लोग एक साथ नारे लगाते हुए पहुंचते थे, इलेक्शन का रंग दिखाई देता था। लेकिन कोरोना के कारण अब यह शक्ति प्रदर्शन का मौका किसी को नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग ने ऑनलाइन नॉमिनेशन फाइल करने का ऑप्शन दिया है। बाद में प्रिंट आउट रिटर्निंग ऑफिसर को जमा कराना होगा। जो उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जाकर नॉमिनेशन फाइल करना चाहता है, वो अपने साथ सिर्फ 2 लोगों को ले जा सकता है। इसी तरह से डोर टू डोर कैंपेन में कैंडिडेट के साथ सिर्फ 5 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। अब नेताजी अपना जलवा कैसे दिखाएंगे? कैंपेनिंग पर पाबंदियां लगाकर कोरोना का मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन अब सवाल यह है कि जब करोड़ों लोग वोट डालने निकलेंगे तो क्या कोरोना का डर नहीं होगा? इसका जवाब भी इलेक्शन कमीशन ने आज दिया। चुनाव आयोग ने वोटर्स को, इलेक्शन ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को भी कोरोना से बचाने के उपाय किए हैं।
पहली बात तो ये कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की संख्या 1/3 से कम कर दी गई है। पहले हर पोलिंग बूथ पर 1500 लोग वोट डालते थे, अब एक पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ 1000 लोग होंगे और वोटिंग से पहले हर वोटर को ग्लव्स दिए जाएंगे। इसके लिए इलेक्शन कमीशन 7 करोड़ सिंगल यूज हैंड ग्लव्स खरीदेगा। क्योंकि एक पोलिंग बूथ पर वोटर्स की संख्या कम हो गई है, इसलिए पोलिंग बूथ की संख्या को बढ़ा दिया गया है। पिछले चुनाव में बिहार में 65,000 पोलिंग बूथ से इस बार 1 लाख होंगे और चूंकि हर पोलिंग बूथ पर चुनाव अधिकारी तैनात होंगे, सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे और इन लोगों को भी कोरोना से बचाने की जिम्मेदारी सरकार पर है, इसलिए 7 लाख से ज्यादा हैंड सैनिटाइजर्स की बोतल्स भी खरीदी जाएंगी। 46 लाख मास्क, 6 लाख पीपीई किट, 7.5 लाख फेस शील्ड और 23 लाख मल्टी यूज हैंड ग्लव्स का इंतजाम इलेक्शन कमीशन करेगा। अब एक सवाल और है, जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, जो घरों में क्वारंटीन है, क्या वो वोट नहीं डाल पाएंगे? अगर वो वोट डालने जाएंगे तो फिर इन्फेक्शन नहीं फैलेगा? जवाब यह है कि सारे वोटर्स को वोटिंग राइट इस्तेमाल करने का मौका दिया जाएगा। वोटिंग के लिए 1 घंटे का वक्त बढ़ा दिया गया है और इस 1 घंटे में सिर्फ उन लोगों को वोट डालने की इजाजत होगी जो कोरोना के मरीज हैं या कोरोना के कारण होम क्वारंटीन में हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 5 से 6 बजे का वक्त कोरोना पॉजिटिव वोटर्स के लिए तय कर दिया गया है। आप कम से कम वो फिगर देखिए कि कितने जिलों से कितने बच्चे नीट और जेईई देने आए एंड कितना ज्यादा इंतजाम उसके लिए किया गया। देखिए, मैं बिहार के चुनाव को कोई दुस्साहस नहीं मानता हूं कमीशन का। हम एज ए कमीशन वी डोंट रिगार्ड इट एज ए दुस्साहस, बट आई कैन टेल यू that it's a very, very meticulously worked from our side exercise. And it's a leap of faith, not a leap in the dark. चुनाव आयोग की दाद देनी होगी। बड़ी तैयारी के साथ कोरोना के बीच इलेक्शन का ऐलान किया गया है, लेकिन नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन अगर नेताओं से समझदारी की उम्मीद कर भी रहा है तो मुझे लगता है ये बड़ा रिस्क है, क्योंकि आज जैसे इलेक्शन का ऐलान हुआ, नियम कानून तो बहुत सारे बनाए गए, रास्ते तो बहुत सारे बनाए गए, लेकिन बिहार में महागठबंधन की तरफ से चीफ मिनिस्टर के पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ट्रैक्टर पर बैठकर घर से निकल पड़े। अब ये तस्वीरें इलेक्शन कमीशन को देख लेनी चाहिए। इससे सुनील अरोड़ा साहब को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि कैंपेन के दौरान कोरोना का कितना डर होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल कितना रखा जाएगा। आज तो पहला दिन है। चुनाव के मौसम में विरोधी दल खेती किसानों से जुड़े 3 बिलों को मुद्दा बना रहे हैं, इसीलिए तेजस्वी यादव ने खुद ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभाली। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि रोड शो में 5 से ज्यादा गाड़ियां नहीं होगी, रैली में 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, लेकिन जरा देखिए, जिस ट्रैक्टर पर तेजस्वी यादव सवार थे उसी ट्रैक्टर पर 10 से ज्यादा लोग चढ़े हुए थे। इनके पीछे आपको ट्रैक्टरों की लंबी लाइन दिखाई देगी। सड़क के दोनों तरफ आरजेडी के सैकड़ों कार्यकर्ता हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का हाल तो आपने देख ही लिया। ध्यान से देखेंगे तो समझ आएगा कि मास्क भी 90% लोगों ने नहीं लगाया हुआ। गिने चुने लोग हैं जिनके मुंह पर आपको मास्क दिखाई देगा। सिक्योरिटी में तैनात पुलिस वालों को भी मजबूरी में इस भीड़ का हिस्सा बनना पड़ा। बस उन्होंने मास्क लगा रखा है, लेकिन खतरे से वो भी महफूज नहीं है। असल में इस तरह के प्रोटेस्ट की रणनीति विरोधी दलों ने पहले से बना रखी थी। उन्हें पता था आज बिहार में इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होगा, इसीलिए आज पूरे देश में किसान बिल के खिलाफ बंद की कॉल दी गई और प्रदर्शन के इंतजाम पहले से ही थे। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, तेजस्वी ट्रैक्टर पर बैठकर घर से निकल पड़े। देश में किसान आत्मदाह कर रहा है,
एग्रीकल्चर को कृषि जो क्षेत्र है उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जो सुरक्षा कवच है वो हटा दिया गया, लोग परेशान है, बदहाल है। चुनाव के लिए तैयार कितने हैं आप? तारीख की बात आ गई। जनता तैयार है, जनता तैयार है, नौजवान जो बेरोजगार है वो तैयार है। 15 साल बनाम 15 साल की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार कह रहे हैं 15 साल मेरा अच्छा रहा। जनता और नीतीश कुमार के बीच लड़ाई है। लेकिन आपके जो साथी हैं वो छोड़ के जा रहे हैं, मांझी चले गए, कुशवाहा जा रहे हैं, कुशवाहा भी जा रहे हैं आप। किसान जो तबाह है, मर रहा है, हम लोग इसकी चिंता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उन्हें किसानों की चिंता है। अच्छी बात है, किसानों की चिंता तो करनी चाहिए, किसान अन्नदाता है, लेकिन साथ ही उन्हें कोरोना की भी थोड़ी बहुत चिंता कर लेनी चाहिए। अगर अभी से वो इस तरह के कोरोना के नियम तोड़ेंगे, बिना मास्क लगाए समर्थकों के साथ घूमेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो फिर चुनाव प्रचार के दौरान क्या होगा। लेकिन तेजस्वी यादव ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार अज्ञानी हैं, उन्हें ज्ञान नहीं है। नीतीश कुमार ने शायद किसान बिल को पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए उसे सपोर्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी दूसरों को कहते हैं कि बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। लग रहा है कि नीतीश कुमार जी ही कोई ज्ञान नहीं है, अपने आप को ही सबसे बड़ी सर्वोपरि मानते हैं। हम तो कहना चाहते कम से कम बताएं कि जो विधेयक 3 जो कृषि का विधेयक है वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। और बिहार में तो ऑलरेडी पहले से नहीं है न्यूनतम समर्थन जो आपका मूल्य है खत्म कर दिया गया। वही जो किसान जो है बिहार का लाचार होता चला गया। तो इसमें नीतीश कुमार जी फिर यूटर्न मार। तेजस्वी यादव की बात जेडीयू के नेताओं को जाहिर है बुरी लगी। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को अज्ञानी कहा तो जवाब में तेजस्वी से उनकी डिग्री मांग ली गई। जेडीयू के नेताओं ने कहा तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि वो लालू यादव के बेटे हैं, बस इसीलिए बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए और अब चीफ मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं। खैर, ये सियासी झगड़ा है, राजनीतिक बयानबाजी है जो चुनाव के दौरान और तीखी होगी। जेडीयू और आरजेडी की लड़ाई तो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रही, लेकिन पटना में ही बीजेपी और पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तो जंग शुरू हो गई और इस जंग की तस्वीरें चुनाव आयोग की चिंता बढ़ा सकती हैं। आज ही तो चुनाव डिक्लेयर हुआ और आज ही विरोधी दलों के कार्यकर्ता किसान बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने निकले। इसी सिलसिले में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा ही जोश में आ गए और बीजेपी के दफ्तर तक पहुंच गए। पप्पू यादव तो डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन करते रहे, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ लोगों ने बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे पार्टी के झंडे उखाड़ दिए, गेट पर हंगामा करने लगे। इन लोगों को अंदाजा नहीं था कि बीजेपी दफ्तर के भीतर भी बहुत सारे लोग हैं, उनके पास भी लाठी डंडे हैं और जोश भी है। जैसे ही पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए, वैसे ही बीजेपी के दफ्तर से दर्जनों लोग लाठी डंडे लेकर निकले और उसके बाद पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं की नारेबाजी चीख पुकार में बदल गई। चूंकि हंगामा बीजेपी के दफ्तर के बाहर हो रहा था तो जाहिर है वहां बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा थे, पप्पू यादव की पार्टी के लोग कम थे और दूसरी बात उन्हें इस तरह के हमले की जरा भी उम्मीद नहीं थी। वो तो इस तैयारी से आए भी नहीं थे। जैसे ही हमला हुआ, पप्पू यादव की पार्टी के जो कार्यकर्ता झंडे बैनर लेकर चल रहे थे, डंडे लेकर आए थे, वो भागने लगे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका पीछा किया और दौड़ा दौड़ा कर पीटा।
चाहे मौका चुनाव का हो, विरोध कितना ही हो, किसी को भी इस तरह से हिंसा करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन ये तस्वीरें देखने के बाद इलेक्शन कमीशन क्या सोचेगा और कोरोना को काबू करने के दावों का क्या हाल होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि सही है कि बिहार की आबादी के हिसाब से लॉकडाउन के वक्त दूसरे राज्यों से वापस बिहार लौटे लोगों की संख्या के लिहाज से बिहार में कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो काफी कम है। कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने कोरोना को काफी हद तक काबू में रखा है। बिहार में अब तक कुल 1,74,000 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। फिलहाल सिर्फ 15,000 एक्टिव केसेस हैं और अगर ये फिगर सही है तो ये बड़ी बात है। लेकिन अब इलेक्शन के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, सरकारी सिस्टम इलेक्शन कमीशन के हाथ में चला जाएगा और जो हालात हैं नेताओं के, पार्टियों के कार्यकर्ताओं का जो रवैया है वो उसकी कुछ ट्रेलर मैंने आपको दिखाया, क्या तेजस्वी यादव कर रहे हैं और क्या पप्पू यादव कर रहे हैं और क्या बीजेपी के वर्कर कर रहे हैं। इसके बाद कोरोना को काबू में रखकर इलेक्शन करवाना वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है। किसानों के मुद्दे पर आज दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन हुए। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों की बात मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन पहले किसानों के मुद्दे पर आज विरोधी दलों ने भारत बंद की कॉल दी थी, लेकिन इसका असर सिर्फ पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला। ये दो ऐसे राज्य हैं जहां किसान पहले से ही प्रदर्शन कर रहे थे। खास बात यह थी कि जो प्रदर्शनकारी घरों से निकले उनमें आम किसान कम और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ज्यादा थे। पंजाब और हरियाणा के कुछ शहरों में ट्रैक्टर रैली, कुछ जगह हाईवे पर जाम और थोड़ी बहुत आगजनी भी हुई। लेकिन किसानों के स्पॉन्टेनियस आंदोलन में जो जोश, जो जज्बा दिखता है, जो गुस्सा दिखता है, वो दिखाई नहीं दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजाब के बरनाला शहर की हैं। यहां हड़ताली किसानों ने एक ट्रैक्टर में आग लगा दी। किसानों यहां रैली भी निकाली। सैकड़ों किसान गाड़ियां लेकर सड़क पर उतरे और फार्मर बिल्स को वापस लेने की मांग की। पंजाब के दूसरे शहरों का भी यही हाल था। हमारी संवाददाता गोनिका अरोड़ा आज नोएडा से हरियाणा होती हुई पंजाब तक गई। कांग्रेस के सपोर्ट से किसानों का आंदोलन हो रहा था। कई जगह सड़कों को बंद किया गया था, कई जगह किसान धरने पर बैठे थे। लेकिन जब गोनिका ने किसानों से बात की तो उन्होंने वही बातें कही जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। कुछ किसानों ने एक चौंकाने वाली बात कही। किसानों का कहना है कि उनकी फसल को अभी भी एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा, उन्हें अभी भी फसल के दाम नहीं मिल रहे। अगर सरकार ने कानून लागू कर दिया तो क्या हाल होगा भगवान जाने। कुछ लोग तो अमेरिका और कनाडा का उदाहरण देने लगे कि फार्मर बिल वहां भी नाकाम रहे। ऐसे भारत में इस तरह के कानून को क्यों लागू किया जा रहा है? फतेहगढ़ साहिब जिले में हम इस वक्त मौजूद है, जहां पर आप देख रहे हैं कि पूरा हाईवे इस वक्त जाम है। दोनों आने जाने के रास्तों को बंद करके किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जगह जगह से किसान यहां पर पहुंचे हैं। किसान विरोधी बिल है और किसानों की हत्या होने वाला बिल है और पंजाब के खिलाफ नहीं पूरे देश के खिलाफ बिल है। बड़ी मेहनत से हमारे लोगों ने 50-50 हर साल 50 रुपए हमारा भाव बढ़ाते थे। ये भाव 1900 पे किया था। जो ये बिल आया है, अब मक्की का बिल है, जो मक्की का रेट है वो 1850 रुपए है और मक्की जो आज हमारे पंजाब में बिक रही है वो एमएसपी 1850 है, वो बिक कितने को रही है? 800 को। ये बिल है जो ये ही काम करेगा। हमारा जो धान है, हमारा जो गेहूं है, उसका भाव जो था वो 1900-2000 था। अगर जिस दिन ये बिल लागू हो गया वो हमारा गेहूं और धान 1000 रुपए पे आ जाए। यहाँ ऑर्डिनेंस की प्रॉब्लम है, उसके अलावा पंजाब की जो प्रॉब्लम उनको समझते हुए तो इसे ईगो का नहीं बनाना चाहिए, तो इसे वापस लेना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि जो हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है उनको लगातार इसके ऊपर, चाहे हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, उनको संघर्ष करने की जरूरत है। बिहार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ हरियाणा ਤੇ पंजाब ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ कोई दिक्कत नहीं हैगी। ये अनसीमित समय के लिए लागू रहेगा जब तक ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं लेते। हमारा संघर्ष ऐसे ही चालू रहेगा।
अब ये बात तो आज पहली बार सुनी कि अमेरिका और कनाडा में ये बिल लागू किया गया है और सफल नहीं हुआ। असल में किसानों को ये बात समझाई ही नहीं गई। पंजाब में कई जगह किसानों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा किया, ट्रेन की पटरियों पर बाकायदा टेंट लगाकर बैठ गए। इससे रेलवे की सर्विसेज पर असर पड़ा। हालांकि रेलवे का कहना है कि इस वक्त किसानों की फसलों की खरीद हो रही है। ट्रेन के जरिए खरीदी ये फसलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। अगर ट्रेनों को रोका गया तो इससे किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि अगर खरीदा गया अनाज बाहर नहीं जाएगा, एक ही जगह स्टॉक होगा, तो नई खरीद कैसे होगी। लेकिन जो लोग सड़कों पर हैं उनने इस वक्त और कुछ नहीं सोचा। बस कुछ लोगों ने ऐसा लगा कि डायलॉग रटा दिए हैं और वो बार बार वही दोहरा रहे हैं। सरकार ने ये फैसला कॉरपोरेट के प्रेशर में लिया है, अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए लिया है, और जब तक सरकार इस विधेयक को वापस नहीं लेती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, ये कहा किसानों ने। ये हमारे साथ भी वैसे ही हुआ है जैसे 15 लाख वाला जुमला हुआ है। उल्टा ऑर्डिनेंसेस ला दिए गए हैं, कानून बना दिए गए हैं जो बगैर किसी को मतलब ऑर्डिनेंस लाने की इसीलिए ज़रूरत पड़ी ना। ऑर्डिनेंस अध्यादेश तो तब उस समय लगाया जाता है जब कोई बहुत ही एमरजेंसी पड़े, पर ऐसी हालातों में फिर भी अध्यादेश ला के हमारे कॉर्पोरेट्स के आगे डाल दिया गया। हमारी एमएसपी, अब कहते हैं एमएसपी देंगे, एमएसपी पे अभी क्या फ़ायदा अगर वो परचेज ही नहीं होगी उसके ऊपर। हम किसान की डिमांड है कि हमें स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट्स बोली थी वो लागू होनी चाहिए और उस हिसाब से हमारी परचेज होनी चाहिए। देखो एमएसपी तो कितनी फसलों पे है, लेकिन पंजाब और हरियाणा भी मंडीकरण की व्यवस्था थी। बाकी देश में, बिहार में इन्होंने ट्रायल करके देख लिया है, बुरी तरह फेल हुआ है, किसान लूटा गया है। और ये जो देश की सरकार है, मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ, वो कारपोरेट के आगे घुटने टेक गई है और सारा देश बेचने की कगार पे आज रुका हुआ है। सर कह रहे हैं कि हम एमएसपी हटाएंगे नहीं, वो तो फिगर्स में रहेगी, पर ग्रास रूट लेवल पे वो इम्प्लीमेंट नहीं है। वो एक पास से अडानी और अंबानी की इंडस्ट्री मोदी सरकार बचा रही है, एक तरफ किसान अपनी खेतों की इंडस्ट्री बचा रहा है। जब तक किसान की इंडस्ट्री खेती बाड़ी नहीं बचेगी तब तक किसान ये आंदोलन जारी रखेगा। और जैसे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे, ऐसे ही मोदी अंबानी और अडानी की कंपनी लेकर आए हैं और किसान पूरे देश का इस कंपनी को भगा के रहेगा। और हम ये वादा करते हैं कि ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये ऑर्डिनेंस वापस नहीं होंगे। अब ये बातें सुनकर पता लगता है कि किसानों को कितना समझाने की जरूरत है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसान संगठनों ने प्रोटेस्ट किया, दिल्ली जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दिल्ली यूपी बॉर्डर पर रोक लिया गया। किसानों की रैली को देखते हुए गाजीपुर बॉर्डर को थोड़ी देर के लिए बंद किया गया था। वहीं नोएडा गेट पर बैरिकेडिंग की वजह से कुछ देर जाम लगा, लेकिन बाद में ट्रैफिक नॉर्मल हो गया। इसके बाद किसान धरने पर बैठ गए। किसानों की मांग है कि तीनों विधेयकों को वापस लिया जाए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे फसल की खरीदारी पर रोक हो, और जो फसलें एमएसपी में नहीं आती उन्हें भी इसमें लाया जाए। हमारी तीन मांग ये हैं कि नंबर एक, जो काले कानून तीनों लाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। दूसरा, जो हमारी एमएसपी है जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा सरकार करती है, उसको सरकार कानून बनाए, उससे कम दर पर कहीं भी खरीदारी नहीं हो, ये हमारा कहना है। तीसरा, जो फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य में नहीं आती है, एमएसपी में नहीं आती है, उनको भी एमएसपी में लिया जाए। हमारी मांगे हैं कि किसान के साथ अत्याचार ना हो, एमएसपी पे हमारी फसल खरीदी जाए। जो जमाखोरी का इन्होंने नया तरीका निकाला है, उद्योगपतियों को बढ़ावा देने के लिए जो नया तरीका निकाला है, ये बंद हो। इससे उद्योगपतियों को फायदा होगा, ये जमाखोरी बढ़ेगी, ना कि किसान को कुछ फायदा होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो कानून बनाया है किसानों के लिए, वो बिल्कुल काला कानून है, उससे किसान बिल्कुल खुश नहीं है। एमएसपी रेट को फिक्स किया जाए, किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था, किसान की आय दुगनी करने का माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, लेकिन दुगनी नहीं हुई बल्कि और काला कानून थोप दिया है हमारे ऊपर। बहुत सारे किसानों की बात मैंने आपको सुनवाई, मैंने और भी कई राज्यों के किसानों की बात सुनी है। वक्त इतना नहीं कि सारों की बात आपको सुनवाऊं, लेकिन ऐसा लगा कि किसानों को इस बात का एहसास नहीं है कि सरकार जो बिल लाई है वो क्या है, जो कानून बनाया गया उसमें क्या लिखा है। किसान सिर्फ इस बात की गारंटी चाहता है कि उसकी मेहनत का फायदा उसे मिले, उसकी फसल की उसे बेहतर कीमत मिले।
अभी जो पैसा दलालों की जेब में चला जाता है वो किसान की जेब में जाए, बड़ी बड़ी कंपनियां किसान की जमीन पर कब्जा न कर लें। इन सारी बातों की गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं कई बार दी है, साफ साफ लफ्जों में दी है। और आज मोदी ने एक बार फिर से सारी स्थिति साफ की। मोदी ने कहा कि विरोधी दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को बहकावे में नहीं आना चाहिए। मोदी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वो किसानों को इस विधेयक के बारे में समझाएं। अगर किसान जागरूक होंगे, उन्हें पता चलेगा उनका कितना फायदा होगा, तो उन्हें कोई गुमराह नहीं कर पाएगा और न ही कोई किसानों को ठग पाएगा। किसानों से हमेशा जिन्होंने झूठ बोला है, झूठ बोलने वाले कुछ लोग इन दिनों अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं। ये लोग अफवाहें फैला रहे हैं। देश के किसानों को ऐसी किसी भी अफवाह से बचाना, कृषि सुधार का महत्व समझाना भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमें किसान के भविष्य को सुनिश्चित करना है, उज्जवल बनाना है। हम जितना ज्यादा किसानों को कृषि सुधार की बारीकियों के बारे में समझा पाएंगे, उतना ही किसान जागरूक होगा और अपने को कोई अगर लूट लेता है, धोखा करता है, तो वो खुद भी जागरूक हो जाएगा, अपने आप को बचा लेगा। कल मैं आपको राजस्थान के डूंगरपुर की तस्वीरें दिखाई थी। टीचर्स की भर्ती को लेकर कैंडिडेट्स ने हिंसा की थी। उसकी खबर आपको बताऊंगा कि कैसे उन्होंने पुलिस टीम पर पथराव किया था और आज वहां पर क्या हुआ। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं हरियाणा में चरखी दादरी में इसी तरह का हंगामा आज हुआ। फर्क इतना था कि इस बार पुलिस ने नौकरी की मांग को लेकर पहुंचे बर्खास्त टीचर्स पर लाठीचार्ज किया, उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। असल में चरखी दादरी के रेस्ट हाउस में स्टेट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला का विरोध करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। ये वो फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर थे, पीटीआई टीचर्स थे, जिन्हें 3 महीने पहले बर्खास्त कर दिया गया था। पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे, लेकिन प्रदर्शन करने वालों ने बैरिकेड तोड़ दिए, रेस्ट हाउस के अंदर जाने की कोशिश की। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और इसमें एक महिला टीचर घायल हो गई, कई और लोगों को भी चोट आई। हालांकि बाद में पुलिस ने टीयर गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। आखिरकार डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यहां आने के प्रोग्राम को रद्द करना ही बेहतर समझा। किस प्रकार से निर्दोष राजस्थान के डूंगरपुर में तो कल से टीचर्स की भर्ती को लेकर माहौल गर्म है। शिक्षकों की भर्ती को लेकर कैंडिडेट्स और पुलिस के बीच आज भी टकराव जैसी स्थिति दिखाई दी। आज फिर पुलिस की टीम पर पथराव हुआ। उदयपुर से अहमदाबाद को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 8 पर आज फिर आगजनी हुई। प्रदर्शन करने वालों ने 2 बसों को आग के हवाले कर दिया, कई और गाड़ियां जलाई, ट्रकों में आगजनी की और इसके बाद हाईवे पर कई होटल्स में लूटपाट की, तोड़फोड़ की। हालात पर काबू पाने के लिए धौलपुर से एसटीएफ की टुकड़ी को रवाना करना पड़ा। उदयपुर से भी पुलिस मौके पर पहुंची। इस वक्त हाईवे के दोनों तरफ भारी पुलिस फोर्स तैनात है। बांसवाड़ा जिले में इंटरनेट को अगले 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि आज जिस वक्त हंगामा किया जा रहा था, तोड़फोड़ हो रही थी, तब पुलिस की टीम ने भी हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। दंगा मचाने वालों ने भुवाली में पेट्रोल पंप में तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस ने तोड़फोड़ बचाने वालों से के साथ धरपकड़ शुरू की। पहले लाठीचार्ज किया, फिर टीयर गैस और रबर बुलेट्स भी फायर की। मिल बैठकर बात करके हर बात का हल निकाल सकती है। बैठकर बात करिए, हिंसा से किसी बात का हल नहीं होगा, समाज का नुकसान होगा, कानून व्यवस्था टूटेगी। इसलिए उनकी भावना की कदर करते हुए सारे युवाओं से
मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, आइए आकर मुख्यमंत्री जी से मिलिए, अपनी पूरी बात रखिए। यथासंभव मदद करने के लिए गहलोत सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अब ये सुरजेवाला का डबल रोल है। हरियाणा में जो टीचर्स हैं उनसे वो कह रहे हैं कि आंदोलन करो, चौटाला को डिप्टी चीफ मिनिस्टर को घेर लो, और राजस्थान में वो आंदोलन करने वाले उससे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बात करो, बात करके रास्ता निकाला जा सकता है। खैर, राजस्थान में आंदोलन करने वाले जो टीचर्स हैं उनकी मांग है जो पोस्ट निकली है उन्हें एसटी वर्ग के लोगों से भरा जाए। अशोक गहलोत ने डूंगरपुर के विधायक समेत दूसरे नेताओं को और मंत्रियों को बुलाया, उनसे बात की, डूंगरपुर में आंदोलन करने वालों के प्रतिनिधिमंडल से बात की, लेकिन कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं निकला। अब कल फिर इस पर बातचीत होगी। आज चेन्नई से एक दोपहरी खबर आई, मशहूर सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम अब हमारे बीच नहीं रहे। इसके बारे में बात करेंगे। लगता है 2020 का यह साल दुख भरी खबरों का साल है। एक दुख भरी खबर आज आई, लेजेंडरी सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम का आज निधन हो गया। एसपी बालासुब्रमण्यम को कोरोना के माइल्ड सिम्टम्स थे। पिछले महीने चेन्नई के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। कल उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। एसपी बालासुब्रमण्यम ने ज़्यादातर गाने तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाए, लेकिन हिंदी फिल्मों में भी उनका काफ़ी नाम था। हिंदी फिल्मों के लिए पहला गाना उन्होंने 1981 में एक दूजे के लिए गाया था और उन्हें बेस्ट सिंगर का नेशनल अवार्ड मिला था। उन्होंने 5 बार बेस्ट सिंगर का नेशनल अवार्ड जीता है। फिल्म मैंने प्यार किया के गाने के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वो पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए। 90 के दशक में एसपी बालासुब्रमण्यम को सलमान खान की आवाज़ कहा जाता था, क्योंकि सलमान के लिए उन्होंने मैंने प्यार किया, साजन और हम आपके हैं कौन समेत कई फिल्मों में हिट गाने गाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताया। एसपी बालासुब्रमण्यम को पूरे इंडिया टीवी परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि।